और आप एक हेल्थ कोच हैं, तो आपको ओबेसिटी के बारे में, ये जो टॉपिक है इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर में जिसकी समस्या है। जैसे हम लोग डायबिटीज को डील कर रहे हैं, जैसे हम थायराइड को डील कर रहे हैं, उसी तरह से ओबेसिटी भी एक समस्या है। बस लोगों ने अभी उसको डिजीज कंसिडर नहीं किया है, इस वजह से हम लोग उसको जो है वो नहीं इतना बॉदर करते हैं इस चीज को। लेकिन आपको समझना है कि ये एक डिजीज की तरह ही है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम शैलजा कामरा है, मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म स्थान जलंधर पंजाब है। मैंने ग्रेजुएशन बीसीए करा है, मैंने एमबीए करा है और 2012 में मेरी शादी हुई है। और उसके बाद उससे पहले मैंने स्कूल में टीच किया था और फिर मैंने अपना घर संभाला। साथ साथ में कुणाल सर को काम करते हुए देखा, डायरेक्ट सेलिंग में उनकी जर्नी देखी, उनके सफर को समझा, काम को समझा। और उसके साथ साथ मन मेरा हमेशा से ही बहुत था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक टीचर थी पहले, तो मतलब कुछ करने का जुनून मेरे में पहले से ही था। लेकिन जैसा कि हर लेडीज के साथ होता है, घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब तो उसके साथ साथ काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो है वो, और कहीं ना कहीं सर इस इंडस्ट्री में जो है वो अपना 100% अपने काम को देते थे, तो उनके साथ मैं नहीं किसी और काम को कर पाती थी। तो मैंने उनके काम को देखा, सीखा, उसके साथ साथ एक चीज और करी, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में समझा, जाना। और 3 से 4 साल मैंने उसको स्टडी किया और मैंने अपने आप को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन अपने आप को तैयार किया। और उसी के साथ साथ एक मैं ये मेरा, आप समझिए मेरा प्यार है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। न्यूट्रिशन, लोगों को खाने के बारे में नॉलेज देना, लोगों को हेल्थ के बारे में, राइट न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देना। तो वही नॉलेज जो है मैं आज आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। और यकीन मानिए, आप अगर आज का जो टॉपिक है ना उसको अगर अच्छे से सुन लेते हो ना, मतलब उसको आंखें कान खोल के सुनते हो ना, तो आप खुद को डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह फील करेंगे। आप एक लोगों को एक ऐसे गाइड कर पाएंगे, जैसे मतलब लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने कुछ कि आपने पढ़ा है कि सिर्फ समझा है इसको, आपने कहीं से अलग से कोर्स करा है इसका, या फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है ऐसे थ्रू जूम सेशन, थ्रू ऑनलाइन मीटिंग। इस तरह से आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओबेसिटी का। तो मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है रिगार्डिंग ओबेसिटी। आई विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है? आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले आप मेरा जो ये टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिएगा। ओबेसिटी हमारी स्क्रीन पे जो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और आप स्लाइड स्टार्ट कर दीजिए सर। यस, स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझेंगे हमारा ये जो आज का खास जो टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी से सब लोग क्या समझते हैं? आप अगर चैट बॉक्स में लिखते भी जाएंगे ना, तो आई विल रिप्लाई, आई विल टेल यू आप सही है या गलत है। ओबेसिटी क्या होता है? बॉडी में ज्यादा फैट का होना, इसको बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है? बहुत सारे आज के टाइम पे ना, मतलब 90% लोगों का ना ये इशू है कि वेट लॉस करना है, और 10% लोगों का वेट को लेकर जिनको इशू है। 10% लेडीज ही होती हैं, गर्ल वुमेन्स होती हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे गेन करना है। 90% जो है ना वो लूज करने की कैटेगरी में ही है। तो लूज क्यों करना होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरवेट है, ओबेसिटी है, उसका रीजन कि हमारी बॉडी में फैट जो है वो ज्यादा जमा हो गया है। तो ओबेसिटी बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज जो है पैदा होते हैं। और ये खुद भी अपने आप में एक डिजीज है। और एक अगर हम लोग इसको एक लेवल पे अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते हैं, पहले देखिए कोई भी इंसान ना पहले ओवरवेट होता है, फिर वो ओबेसिटी की स्टेज पे आता है। तो इसको
लॉन्ग टर्म होने से, इसको क्रॉनिक डिजीज बनने से पहले ही हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें इसको समझना है। आज अवेयरनेस बहुत है, बहुत इस टॉपिक पे आज बहुत अवेयरनेस है, लेकिन दुख की बात यह है कि अवेयरनेस होने के बाद भी ना लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, लोग इस पे काम नहीं करते हैं। वो जानना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करना बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि करने के लिए हमारा एक छोटा सा सेंस ऑर्गन है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए हमारी जीभ को कंट्रोल करना पड़ता है, और वो हम कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ना हम लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो ये अगर कोई भी इंसान ओबेसिटी से, मतलब किसी को कोई ओबीस है, किसी को मोटापा है, तो सबसे पहले जो मुझे पर्सनली लगता है एक बीमारी उसको बाद में दिखती है, कॉन्फिडेंस लेवल बंदे का बहुत गिर जाता है। बंदे को मतलब कहीं भी जाना है, कुछ भी वेयर करना है, बंदे को अपने लिए कोई ड्रेस भी खरीदनी है तो 100 बार इस चीज के लिए सोचना पड़ता है कि मतलब मैं इसमें कैसी लगूंगी, कैसा लगूंगा, ये मेरे मतलब बहुत सारा हमें कहीं पब्लिक गैदरिंग में जाने में अपने आप में एक मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, बंदे की मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बहुत ही बुरा असर आता है अगर कोई बंदा ओबीस होता है। ओबीस होना कोई पाप नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारे कारणों की वजह से बंदा ओबीस हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं कंट्रोल कर रहे हो ना तो दैट इज अ रॉन्ग। आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो ये एक गलत, बहुत ही गलत चीज है। कुछ फैक्ट्स हैं, हम लोग ओबेसिटी के बारे में हमने सर नेक्स्ट स्क्रीन, ओबेसिटी के बारे में जो है ओबेसिटी, yes, obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that prevents a rest to health। जैसा कि हमने अभी समझा पहले कि बॉडी में फैट का जमा हो जाना जिसके कारण एक्सेस फैट कहीं भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो आप पूरे पत्ते और आपके सिर्फ एब्डोमेन एरिया पे फैट है, आपके सिर्फ थाई एरिया पे फैट है, आपके सिर्फ आर्म एरिया पे फैट है, वो टारगेट एरिया है आपका। लेकिन ओबेसिटी जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है वो है, तो एक्सेस फैट जब हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को एक बड़ा रिस्क वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, और रिस्क बहुत तरह के हो सकते हैं जो कि हम लोग अभी समझेंगे जिसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एक फैक्ट्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो रिस्क है, फैक्ट से पहले व्हाई वेट इज इम्पोर्टेंट, मतलब वेट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओबीस होना जैसे कि हमने अभी बोला कि कोई पाप नहीं है लेकिन समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी बीमारियों को एक इन्विटेशन है। वेट जो है, वेट गेन होना बहुत बड़ी बीमारियों को एक इन्विटेशन है। बहुत सारे रीजंस है वेट को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे रीजंस है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मतलब हमें अपने आप को फिट रखने के लिए, इवन कि सोशली भी अगर हमें अपने आप को फिट रखना है ना तो भी हमें वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है मतलब कहीं ना कहीं आज आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है ये, मोटे होना, पतले होना, मतलब लोग आपको इनर ब्यूटी बाद में देखते हैं, आउटर ब्यूटी जो है वो पहले देखते हैं, और आउटर ब्यूटी में फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी मतलब हमारा मोटा पतला होना लोग सबसे पहले ये देखते हैं। आफ्टर दैट आपका स्किन, आप मतलब आप फेयर है, आपका पर्सनालिटी, ये सब चीजें बाद में देखी जाती है। पहले आप खुद देखिए, आप जब भी किसी को देखते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिर्फ बंदे का जो है वो आप वो मोटा है, पतला है, आप इसी चीज को देखते हो। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब ओवरऑल सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप मोटे हो, जैसा कि अगर आप कहीं ना कहीं आप ओवरवेट हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, और लूजिंग वेट मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी वे है अपनी हेल्थ को सही करने का। अगर आप वेट लूज कर लेते हो ना, आप 100 बीमारियों से जीत जाते हो। अगर आप वेट लूज कर लेते हो, अगर आपका वेट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली जितना होना चाहिए, अगर तो आप 100 बीमारियों से जो है वो आप बाहर आ सकते हो। आजकल के टाइम में बहुत मतलब कैंसर इज वन ऑफ द मतलब डिजीज जो कि कहीं ना कहीं वेट मैनेज ना होने की वजह से भी लोगों को फेस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ अगर कोई मोटा है तभी उसको कैंसर होता है, नहीं, पतले बंदे को भी होता है, जो बहुत ध्यान रखता है उसको भी होता है, लेकिन
अगर बंदा ओवरवेट है ना तो उसके कैंसर के भी चांसेस जो है ना, रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हमारा वेट, क्रॉनिक डिजीजेस से हम लोग बचते हैं, हार्ट डिजीज से हम लोग बचते हैं, हम लोग हमारी डायबिटीज से हम लोग बचते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमारे जॉइंट्स सही रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग मोटे हैं और हमें एक्स्ट्रा पाउंड्स लेकर जब हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोअर बॉडी पे, हमारे नीज पे उसका जो है वेट जो है वो पड़ता है। फिर हम लोग अगर वेट हमारा मेंटेन है तो हम लोग जल्दी एज नहीं लगेंगे। अगर आपका वेट मेंटेन है, अगर आप अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस करते हैं तो आप जो है ज्यादा, मतलब आप 40 में 30 वाली फीलिंग लोगे आप। मतलब अगर कोई बंदा, अगर आप समझिए अगर 70-75 साल की उम्र में कोई बंदा अगर खुद अपने सारे काम कर रहा है ना, इट मीन्स उसने अपनी लाइफ में अपने वेट पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ही मतलब बढ़िया तरह से उस पर काम किया है। तो वेट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारी बोन हेल्थ को सही रखने के लिए वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमें हमारा एनर्जी लेवल सही रखने के लिए वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो वेट को मैनेज करने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप सोचेंगे कि ये सारे पॉइंट्स तो हमें पता है, लेकिन ये होगा कैसे मैम, ये कब बताएंगे? ये बिल्कुल जल्दी बताऊंगी मैं इस चीज के बारे में। पहले हमें एक चीज की इंपॉर्टेंस पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कौन कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, आप डायबिटीज से बच सकते हैं, आप इसमें जो हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं, और ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ डिजीज। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम से आप बचोगे। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, आप मतलब इस बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम ड्यू टू हमारा वेट ज्यादा होने की वजह से होती है, मतलब वन ऑफ द रीजन रहता है। तो बहुत सारी बीमारियों से आप, अगर आप वेट को मैनेज करते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हो, जिसके मैंने 2-3-4 नाम आपके सामने ले भी दिए हैं। कुछ फैक्ट्स हैं वेट के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर। 2022 में एक सर्वे किया गया था। 2005-6 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था, जिसमें 15 साल से 49 साल, मतलब 49 ईयर्स की एज तक जो ओबेसिटी का प्रिवेलेंस रेट है वो 10% मेन में देखा गया और 13% वुमेन में। ओबेसिटी जो है तब भी थी, लेकिन उतनी नहीं थी। जब 15 साल बाद दोबारा सर्वे किया गया तो वही रेट 10 से 23% पहुंच गया मेन में, और वुमेन से 13% से पहुंच गया 24% पर। मतलब 15 साल के अंदर अंदर जो ये रेट है ये इतना बढ़ गया। आपको पता है 2022 में 1 बिलियन लोगों से ज्यादा वर्ल्ड वाइड, 1 बिलियन लोगों से ज्यादा जो है लोग जो है वो ओबीस है, मतलब 8 में से 1 बंदा जो है मोटापे का शिकार है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड। यूएस में ओबेसिटी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके भी आपको रीजन जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको समझ आएगा कि क्यों इसका ओबेसिटी रेट जो है बहुत सारी कंट्रीज में ज्यादा है, जहाँ पे काम नहीं किया गया वहां पे ज्यादा है। 15 इयर्स में ये चेंज 10 में से 1 था पहले, अब 4 में से 1 हो गया है। जो 15 साल में जो चेंज आया, पहले 10 में से 1 बंदे को ओबेसिटी थी, अब 4 में से 1 बंदे को हो गया। आप भी अपनी नजरें जो है इस टाइम, नजरें नहीं दिमाग के घोड़े घुमाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आएंगे जो इस टाइम इस प्रॉब्लम से, इस डिजीज से जो है वो लड़ रहे हैं। 2022 में इंडिया में 44 मिलियन वुमेन एंड 26 मिलियन मेन, मतलब 22 साल की उम्र तक जो है वो ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। मतलब 99 जो इंडिया में 40% ऑफ वुमेन और 12% जो मेन है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी के शिकार है। मतलब ये नहीं है कि ओबेसिटी जो है वो सिर्फ एडल्ट्स में ही है, बच्चे जो है आज के टाइम में बहुत बड़ा एक रेशो है जो ओवरवेट हमें देखने को मिलते हैं। आज हमें वो ओवरवेट जो है वो इतने बॉदर नहीं करते, लेकिन एक टाइम आएगा कि वही जो वेट है वो लाइफ टाइम उनके साथ चलेगा। तो अगर हम लोग आज उस पर काम नहीं करते हैं,
तो आज आगे जाकर भी कोई उम्मीद नहीं है कि जो वेट है वो कंट्रोल होगा और वो डिजीज फ्री लाइफ जी पाएंगे। जो बीमारी आज से मतलब कहीं ना कहीं बहुत साल पहले, मतलब आज हम 20-30 साल के गैप में अगर लेते हैं, तो जो 20 साल पहले जो 40-50 साल के बाद लोगों को डायबिटीज होती थी, आज जो है वो पहले होने लग गई है। उसका वन ऑफ द रीजन जो है वो हमारा खान पान है, हमारा लाइफ स्टाइल है। ओबेसिटी जो है बहुत, ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण, जो मेन कारण जो है ना, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरा सारा दिन जो है यही काम रहता है, इसी के बारे में मेरी सारी स्टडी रहती है, और मैं लोगों को उसी नजर से ज्यादा देखती हूँ कि कौन क्या खा रहा है और उसको उस पर उसका क्या असर जा रहा है। तो ये जितने भी आप मोटे लोग देखोगे ना, वो उनको उनका मतलब उनका खाना पीना भी वैसा होता है, और जो आप जितने आप पतले लोग देखोगे ना, उनका खाना पीना जो है ना, वो उनकी सेहत देख कर कर रहा है। मैं ये नहीं कहती वो कम खाते हैं, वो भी ज्यादा खाते हैं, लेकिन खाने पाने की चॉइसेस में फर्क होता है, उनके लाइफ स्टाइल में फर्क होता है। मोटे लोग जो है वो ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल के स्पेंड करेंगे। और भी बहुत सारे रीजन है, सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन मेजर रीजन लाइफस्टाइल है। जेनेटिक भी होता है, बिल्कुल होता है। आपके हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन पहला जो रीजन है वो लाइफस्टाइल है। तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये हर 10 में से 2 बच्चे जो है ओबेसिटी से डील कर रहे होंगे 2030 तक। ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को जितनी जल्दी हो सके हम लोग एक्सेप्ट करें और इस पे काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस पे कैसे काम करना है ये मैं अभी आपको बहुत ही खूब अच्छे तरीके से आपको सब लोगों के बीच में शेयर करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। एनर्जी बैलेंस, अब समझने का टाइम आ गया। हमने जान लिया कि वेट मैनेज क्यों करना है, क्या फैक्ट्स है, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये वेट मैनेज करना कैसे है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये एनर्जी बैलेंस क्या है। एनर्जी क्या है? कैलोरीज, जो हम सारे दिन में हम लोग लेते हैं, ठीक है। हमारे खाने से पीने से जो भी हमारे अंदर कैलोरीज जा रही है उसको हम लोग एनर्जी का नाम दिया है। तो ये एनर्जी बैलेंस और कैलोरी बैलेंस, ठीक है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी इनटेक रेफर्स टू द कैलोरी कंज्यूम थ्रू फूड एंड ड्रिंक। जो हम एनर्जी ले रहे हैं, आप सुबह सुबह पानी पीने से लेकर, ठीक है, पानी पीने से लेकर रात के सोने तक, लास्ट आप जो भी लेते हो उसमें से जितना भी हमारे अंदर कैलोरी इनटेक हो रहा है, कितनी कैलोरी कंज्यूम करें, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है? एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैलोरीज बर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, बीएमआर एंड डाइजेशन। एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, किस तरह से खर्च हो रही है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल एक्टिविटी और डाइजेशन से। अब फिजिकल एक्टिविटी तो समझ आ गया आपको, डाइजेशन भी समझ लग गया। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या चीज है? ये वो रेट है जब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, मैं बोल भी नहीं रही हूँ, या फिर आप आराम से बैठे हैं, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मैं जो बता रही हूँ आप लिख भी नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं बस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एनर्जी को नहीं यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। हल्का हल्का भी सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे से सुन रहा हो तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल इस टाइम फ्री बैठे हैं फिर भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंडिचर, इनटेक जो हमने खाया, आउट एक्सपेंडिचर क्या है? जो हमारी बॉडी बर्न कर रही है, हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, हमारा बीएमआर, हमारा डाइजेशन। और ये वेट लॉस, ये इसी पे टिका हुआ है, इन और आउट पे। ध्यान से समझिएगा इसको, जो जितना हम खा रहे हैं, अगर उतना हम लोग एनर्जी, जितनी एनर्जी हम लोग अपने खाने पीने से ले रहे हैं, जितनी हम लोग इन कर रहे हैं, अगर हमने उतनी आउट कर दी तो ना हम मोटे होंगे ना हम पतले होंगे, ठीक है। अगर हमने ज्यादा ले ली और निकाली कम एनर्जी तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। अगर हमने ज्यादा ली और निकाली भी उससे ज्यादा तो हम लोग पतले हो जाएंगे, ठीक है। गेटिंग? थम्स अप कर दीजिए
सब लोग? तो मुझे ज्यादा बढ़िया से समझ लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे देन यू कैन गाइड टू पीपल। आप लोगों को तभी गाइड कर पाओगे जब आप समझोगे। बहुत सारे लोगों को समझ होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ होगी। ठीक है, तो एनर्जी इन और एनर्जी आउट, ठीक है, दोनों का क्या है? एनर्जी इन मतलब आप जो खा पी रहे हो, एनर्जी आउट जो आप विद एक्सरसाइज, विद जो हमारा बीएमआर है बॉडी का, और जो हमारा डाइजेशन है उसके थ्रू जो हमारी बॉडी से जो एनर्जी जा रही है। और हमारा वेट लॉस कब होगा? व्हेन देयर इज कैलोरी डेफिसिट। अब ये कैलोरी डेफिसिट क्या है? मतलब कैलोरीज कम लेना। जितनी हम लोग एनर्जी स्पेंड करते हैं, ठीक है, एनर्जी इनटेक इज लेस देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, तब भी हमारा वेट लॉस होगा। आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा समझ सकते हैं। कैलोरीज आपने मान लो आप 2500 कैलोरीज एक मैन अगर ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और कैलोरीज कंज्यूम फॉर वर्क, कामकाज के लिए जो है वो 600 कैलोरीज यूज हो गई है, ठीक है। और बीएमआर ने जो कैलोरीज यूज करी है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बेसिक फंक्शनिंग के लिए, जो हमारा सारा बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो हमारा बीएमआर रेट जो है वो 1200 कैलोरीज उसमें कंज्यूम हो रही है, ठीक है। एक्सेस 700 कैलोरीज हमने कुछ भी नहीं दी, हमने वो पढ़ी नहीं, कहीं स्पेंड ही नहीं करी, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी ऐसी जिससे हमारी कैलोरीज मतलब खर्च हो जाए, तो हमारी बॉडी में फैट ओबेसिटी डिपॉजिट होगी, फैट डिपॉजिट होगा, हम लोग ओबीस हो जाएंगे। और वही अगर कैलोरी बैलेंस हमारा 2500 कैलोरीज हम ले रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं 600 कैलोरीज, 600 कैलोरीज हमारी काम में लग रही है, हमारे 1200 कैलोरीज हमारी बॉडी जला रही है, ठीक है, और बाकी की अगर 700 कैलोरीज मैंने एक्सरसाइज करके अपनी कर ली, ठीक है, तो मेरी बॉडी स्लिम रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ लग गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, आपको एनर्जी बैलेंस समझ लगे। तो उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई वी गेन वेट, हम लोग वेट क्यों गेन, हमारा वेट गेन क्यों हो जाता है? हम लोग पहले हमने एनर्जी बैलेंस जो है उसको समझा, अब हम समझेंगे हमारा, हमने मतलब इन आउट समझ लिया, लेकिन फिर भी ये गेन क्यों होता है? रियल वेट गेन occurs when and only when you are out for an extended period of time। मतलब कि अगर हमने जो इन है वो ज्यादा करी और आउट हमने ज्यादा नहीं करी एक लंबे टाइम पीरियड तक। लंबा टाइम पीरियड कैसे, आप समझिए, उससे ज्यादा कंज्यूम कर ली तो आपने आपका 1 किलो वेट जो है वो गेन हो गया, मतलब बर्न एन एडिशनल 500 कैलोरीज पर डे। मतलब के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका, अगर आप मान लीजिए कि मैं एक फीमेल हूँ और मेरी बॉडी को 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मैं अगर 1500 कैलोरीज में से 500 कैलोरीज, अगर मैं फिर रिक्वायरमेंट मेरी इतनी है और मैं इतना ही ले रही हूँ 1500, इससे ज्यादा नहीं ले रही हूँ और इससे कम भी नहीं ले रही हूँ। अगर मैंने एक टाइम पे आके मैंने सोचा कि मैं 1 वीक में कम कैलोरीज लूंगी, 500 कैलोरीज मैं पूरे दिन की कम कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपको कैलोरीज भी गिननी बताऊंगी अभी, आप समझोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको कैलोरीज नहीं पता है तो आप इसको नहीं समझोगे, तो ये आप यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैं आपको अभी कैलोरी की समझाऊंगी, ठीक है। आपने मतलब मैंने 1500 कैलोरीज मेरी दिन में चाहिए थी, उसमें से मैंने 500 कैलोरी जो है वो कम करनी शुरू कर दी रोज की। अगर मैंने एक हफ्ता लगातार 500 कैलोरी कम करी तो मेरा एक हफ्ते में 1 किलो वेट जो है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वेट गेन कैसे करते हैं, ठीक है, सबको समझ लग गया। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी भी समझ लग गया, हम लोग खाना सही नहीं खाते हैं, कैलोरी एक्सेस ज्यादा करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जेनेटिक होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारी बहुत सारी दवाइयां जो होती हैं, हम लोग बहुत सारे लोग बैक पेन की एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं और उसमें स्टेरॉइड्स होता है और उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। हम लोग सोते नहीं है सही से, हम लोग का हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हमारा वेट गेन हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन है वेट गेन के, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेजर रीजन वेट गेन का मेजर आपका लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल में आपका खान पान, आप
कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, ये सब चीजें लाइफस्टाइल के अंदर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। रूल ऑफ वेट कंट्रोल, ये अभी हमने समझा है। ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा इन करेंगे आउट से तो वेट गेन करेंगे, अगर हम इक्वल करेंगे तो मेंटेन करेंगे, अगर हम लेस करेंगे तो लूज करेंगे। इनसे ज्यादा, इनसे मतलब इन कम करेंगे और खर्च ज्यादा करेंगे तो हम लोग देखिए, हम लोग पैसे हैं, अगर खर्चेंगे ज्यादा और कमाएंगे कम तो हम लोग कर्जे लेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर होते जाएंगे फाइनेंशियली, है ना। इसी तरह से बॉडी है, अगर वो इन करेगी ज्यादा और खर्च करेगी जो है वो कम, तो वो हमारा जो है वेट गेन होगा। अगर इन हम लोग जो है वो कम करेंगे और हम लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। सिंपल रूल। नेक्स्ट स्लाइड से। बीएमआई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। बीएमआई होता क्या है? अब हर बंदे का, अब बंदा सोचता है कि मेरे तो सिर्फ पेट पे ही फैट है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो मैं आप अपना मतलब मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। आप कितने फिट हो, कितने अनफिट हो, मैं ये नहीं कहती बीएमआई इज द ओनली फैक्टर जिससे आप पता चल सकता है आपको आपका जो हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट सही है या नहीं सही है। ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन एक सिंपल जिसको आप अपने मोबाइल में भी कैलकुलेटर आराम से कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि आप किस कैटेगरी में अभी इस टाइम पे आ रहे हो। ठीक है, बीएमआई क्या होता है? ये बताता है कि किसी की हाइट के अकॉर्डिंगली उसका वेट कितना है, सही है या गलत, किसी की हाइट के अकॉर्डिंगली। और इसका एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा सा, हाइट वेट डिवाइडेड बाय हाइट, जो कि मीटर स्क्वायर में है। अगर आप इसकी एक बहुत अभी एप्स हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, बीएमआई कैलकुलेटर इज वन ऑफ द ऐप। ठीक है, जिससे आप बीएमआई कैलकुलेटर एक ऐप है जिससे आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप अंडरवेट हैं, आप नॉर्मल हैं, आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं। बीएमआई, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ कि इफ आई एम, मतलब अगर कोई भी एक्स वाई जेड बंदा है, या मान लीजिए मैं हूँ और मेरी एज मान लीजिए 35 इयर्स है, और मेरी जो वेट है मान लीजिए कि मेरा 65 है, और मेरी जो हाइट है वो 5'3" है। ठीक है, तो मेरा बीएमआई क्या होगा यहाँ पे? मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर आप, मैं आपको बीएमआई कैलकुलेटर एक ऐप है, आप उसको अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप अपना एज, हाइट और वेट डालोगे तो आपका बीएमआई आपको वो शो कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने जो आपको फिगर्स बताई है, मेरी एज 35, वेट 65 और हाइट 5 फीट 3 इंचेस है, तो मेरा बीएमआई मान लीजिए कि 25.38। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट। अगर आपकी बीएमआई की रेंज इज लेस देन 18.5, इट मींस कि आप अंडरवेट हैं। अगर आपका 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल है। अगर 25 टू 29.9 है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, इट मींस यू आर ओबीस, अंडर ओबीस कैटेगरी। ठीक है, बीएमआई अगर सपोज कीजिए एक बंदा है जिसका वेट 70 केजी है और उसकी हाइट जो है 1.70 मीटर्स है, उसका बीएमआई क्या बनेगा? 24.22। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, आप इस मीटिंग के बाद बीएमआई कैलकुलेटर आप डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे अपना बीएमआई आप चेक कर सकते हो, और वहां से आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लेस देन 18.5 में आए, अंडरवेट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा ये, आपको पता करने के लिए आप किस कैटेगरी में है। तो यहाँ से आप अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एनालाइज, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बीएमआई आपकी बॉडी में फैट के बारे में बताएगा, कितना है, कितना मसल वेट है, ये सब ये कैलकुलेटर जो है वो आपको ये नहीं बताएगा, उसके लिए अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो मतलब एक एवरेज आपको एक आइडिया दे देगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम पे।
देखने में भी इंसान का पता चलता है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक से आप सामने वाले को समझाओगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ आएगा कि उसका मतलब आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। बहुत सारे लोग जो है, अगर सपोज कीजिए मेरा BMI 25.38 है और मैं कहूंगी यस मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, तो मेरा अगर BMI आप दिखा सकते हो, दिस इज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, WHO की तरफ से ये स्टैंडर्डाइज्ड फिगर्स हैं, जिसमें अगर आप इसमें फॉल कर रहे हो जिस भी कैटेगरी में, तो मतलब आप उससे ग्रस्त हो। अगर मेरा 25.38 BMI है, इट मींस आई एम ओवरवेट। अगर किसी बंदे का 24.22 है, इट मींस ही इज इन नॉर्मल रेंज, ठीक है। अगर 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है तो इट मींस वो ओबीस है। सभी को समझ आ गया? अगर आप हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में यस लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि यस, मैं अगर एनर्जी लग रही है तो इट मींस आपको मतलब वो काम आ रही है, आपको समझ लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, राइट सॉल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट। इससे पहले पहले ना अभी हमने ओवरवेट भी समझा, अंडरवेट भी समझा, ओबीस भी समझा और नॉर्मल भी समझा। और आपको पता है 43% एडल्ट्स, 18 साल से ऊपर वाली उम्र वाले लोग जो है, 43% एडल्ट्स जो है अपने इधर ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और 60% एडल्ट्स जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। 2022 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 37 मिलियन चिल्ड्रन 5 साल के अराउंड एज के वो ओवरवेट देखे गए, ठीक है। तो इतना ज्यादा ओवरवेट और ओबेसिटी, ओवरवेट इज द फर्स्ट स्टेज, ओबेसिटी इज द सेकेंड स्टेज। तो हम जब ओवरवेट पे ही काम कर लेंगे तो ओबीस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ओवरवेट को कभी भी लाइटली मत लीजिए, ओवरवेट जो है आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें। तो राइट सॉल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाली चीज है ये। आप वेट कैसे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बढ़िया से समझना इसको। बेसिक एजुकेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स, हमें न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक एजुकेशन हो। मतलब मेरा ये मानना है कि आजकल की जनता ना बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत लोग जो है बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन आज से अगर 20 साल 25 साल पहले जाए तो लोग अवेयर नहीं थे। लेकिन अगर हम आज से 50 साल पहले जाए ना, तो 50 साल 70 साल 100 साल पहले जाए ना, तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। तब बुक्स नहीं लोग पढ़ते थे, लेकिन लोग अवेयर थे, लोगों को नॉलेज थी, लोगों को राइट एजुकेशन था कि न्यूट्रिशन के बारे में हमें कितना, उनको कार्ब्स प्रोटीन्स फॉर्म फैट्स की फॉर्म में नहीं था नॉलेज, लेकिन उनको सही खाने के बारे में सही ज्ञान था। एम आई राइट? तो आज के टाइम में फिर भी नॉलेज है, हमें कार्ब्स प्रोटीन्स फैट्स की फॉर्म में नॉलेज है, लेकिन हमें नॉलेज है बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास बेसिक एजुकेशन है तो हम लोग वेट पे काम कर सकते हैं। हम लोग अपनी डेली एक्टिविटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो हम लोग वेट पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको पता है अर्बन एरियाज में डेली एक्टिविटी मतलब चलना एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है, जो कि पहले के टाइम में मतलब आजकल इतनी फैसिलिटी लोगों के पास आज के टाइम में है कि चलना मतलब टाइम वेस्टेज समझते हैं लोग, लेकिन चलना शरीर के लिए कितना जरूरी है ये हम लोग इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करते चले हुए, और अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली ये इस चीज पे बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात है। तो अपने डेली एक्टिविटी को इंक्रीज करो, अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करो, राइट प्रोटीन को समझो कितना लेना है, हमारे दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, हमें कितने प्रोपोर्शन में क्या लेना है, हमारी प्लेट में हमें पोर्शन कितना लेना है, हमें ये सारी चीजें जो है समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, कि आप कितना प्रोटीन लेना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करना है, न्यूट्रिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स, अभी उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये मेरा कुछ ज्यादा ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है बोलने में, तो लेकिन आपके काम आएगा, ये नॉलेज आपके काम आएगी, इसीलिए जो है
मेरे को ये है कि आप इसको अच्छे से सुनिए, समझिए और इसको अप्लाई कीजिए। राइट सॉल्यूशन इज कैलोरी ब्रेकडाउन इन प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर। कार्ब्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिसको भी पता है अच्छा लगेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो भी हम लोग मेजर अपने खाने में लेते हैं। प्रोटीन, दाल इज ऑल्सो वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, चावल, ठीक है, ओट्स, ये सब जो है हमारे मिलेट्स जो है, ये सब ब्रेड्स जो है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनका मेजर पोर्शन जो है वो अपनी डाइट में कवर करते हैं। कहीं ना कहीं एक सर्वे हुआ था जिसमें मेजरली देखा गया था 2019 का एक सर्वे था, जिसमें ये पाया गया था कि लोग ये होल ग्रेन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी लोगों की प्लेट में मेजर पोर्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स गेटिंग। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? मसल्स बिल्ड करता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स मतलब 4 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स का 4 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मतलब में 4 कैलोरीज है। मतलब 1 ग्राम आटे में 1 ग्राम आटे में 4 कैलोरीज है, ठीक है। और प्रोटीन में भी सेम ऐसे ही है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है? मसल्स को बिल्ड करना, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। हमारे ग्रोइंग में जो है वो प्रोटीन का मेजर रोल रहता है। और प्रोटीन जो है उसके डिफरेंट सोर्सेस हैं, वेज, नॉन वेज, देयर आर बोथ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। इसमें एग, मीट, चिकन, नॉन वेज सोर्सेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। दीज आर नॉन वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंड वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज पनीर, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बेसिकली। पल्सेस, पल्सेस जो है वो जो दालें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी सोर्स है और प्रोटीन्स का भी सोर्स है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अकेली दाल जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। नॉनवेज में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, मिल्क में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर हम दाल पे जब आते हैं, राजमा, चने, मूंग दाल, चना दाल, ये सब जब हम लोग खाते हैं, मतलब एज अ प्रोटीन सोर्स अगर हम इसको ले रहे हैं, तो हमें कंप्लीट प्रोटीन यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे अमाइनो एसिड नहीं होते। तो दाल चावल इज अ कंप्लीट प्रोटीन, रोटी दाल इज अ कंप्लीट प्रोटीन, राजमा राइस इज अ कंप्लीट प्रोटीन। मतलब जब इडली सांभर इज अ कंप्लीट प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। और सोर्स है प्रोटीन का नट्स, लेकिन उसमें फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो द बेस्ट सोर्स जो है ना प्रोटीन का, वो पनीर है। पनीर जो है वेजिटेरियंस के लिए, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए दे हैव मेनी ऑप्शंस। वो चिकन, मीट और फिश और एग, उनके लिए है सोर्सेज। लेकिन ज्यादातर ये जो डेफिशिएंसी है वो वेजिटेरियन लोगों में देखने को मिली है प्रोटीन की, ठीक है। और उनकी ही बोन हेल्थ को ज्यादा सफर करना पड़ता है वेजिटेरियंस को, ठीक है। और उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, आपको पता है कितना प्रोटीन चाहिए होता है एक बंदे को पूरे दिन में? उसके बॉडी वेट जितना। अगर इफ आई एम 60 केजी, मतलब मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो 60 ग्राम प्रोटीन में कैसे पूरा करूंगी? अगर मैं सोचूंगी कि मैं एक कटोरी दाल और एक रोटी खा के अपना प्रोटीन पूरा कर लूंगी पूरे दिन में, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जो दाल में जो प्रोटीन है ना, वो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में है एज कंपेयर टू पनीर, एग, मिल्क। दाल में प्रोटीन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है। तो 100 ग्राम दाल में अगर मान लीजिए 4 से 5 ग्राम प्रोटीन हुआ, तो उतने से जो है वो हमें प्रोटीन जो है वो हमारा पूरा नहीं होगा। तो दाल भी हम लोग ज्यादा जो है हमारी पानी वाली होती है, तो वो भी हमें जो है अच्छी क्वांटिटी में हमारे अंदर नहीं जाती है। तो प्रोटीन जो है यहाँ पे हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, हम लोग वेजिटेरियन जो है वो प्रोटीन डेफिसिट रहते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि राइट सॉल्यूशन ऑफ कैलोरीज हमें कैसे बांटनी है। हमें कार्ब्स जो है, प्रोटीन्स जो है, दोनों के बारे में। फैट का क्या काम है यहाँ पे? ब्रेन हेल्थ, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए फैट्स बहुत जरूरी है। हमारे विटामिन के, यहाँ पे सिर्फ मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी हूँ, छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तो अभी मैं आई नहीं हूँ। सिर्फ इसी से आपको मैं आपकी प्लेट मैनेज करना बताऊंगी अभी, कि आपको कैसे अपनी प्लेट मैनेज करनी है। फैट जो है वो 30% 25 to 30% जो है हमारी डाइट में होना चाहिए हमारी प्लेट में। तो प्लेट आपकी कैसी होनी चाहिए?
जिसमें 45 to 55% आपकी कार्ब्स होने चाहिए, लाइक रोटी जो है, एनी टाइप ऑफ ब्रेड्स, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारा प्रोटीन जो है हमारे, अगर मान लीजिए आप 3 मील्स इन अ डे लेते हो, तो अगर आप 60 केजी के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हर टाइम आप रोटी से प्रोटीन ही ले सकते हो, तो हमारे पास प्रोटीन के और भी सोर्सेज जो है वो हमारे पास, हमारी खुद का जो है प्रोलेक्स है, उससे भी हमारी बॉडी में जो है वो प्रोटीन को पूरा करेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आपने आज खाया और कल नहीं खाया, नहीं, इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। जितनी कार्ब्स की है उतनी प्रोटीन्स की है, उतनी फैट्स की और उतनी ही फाइबर की है। जो फाइबर है वो अगर हम लोग फाइबर राइट अमाउंट में लेते हैं तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये बॉबल कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, तो फाइबर लेना भी बहुत जरूरी है। पानी पीना भी डेली का बहुत जरूरी है, और मेन के लिए 3.5 से 4 लीटर पानी रोज का पीना चाहिए, और फीमेल्स को 3 लीटर अप्रोक्सीमेटली पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। ये जो है हमारा राइट अमाउंट ऑफ, जितना हमारे अंदर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स जाने चाहिए। इस चीज पे जो है बहुत ही डिटेल स्टडी है, मैं कभी आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी तो इसके बारे में बारीकी से समझाऊंगी। लेकिन आपको सामने वाले को गाइड करना है कि आपकी हर, मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए, सामने वाले को बताना है कि आपकी हर डाइट में, आप जब भी आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 मील्स में आपके प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ मस्ट सोर्स, ठीक है। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपको सेटाइटी, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की फीलिंग होगी अपने खाने में, ठीक है। आप ओवर ईट नहीं करोगे, आपको बहुत सारी क्रेविंग्स नहीं होगी अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हो तो। नेक्स्ट स्लाइड। सम फैक्ट्स अबाउट शुगर, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी अपने घर में आपके जितने भी बच्चे हैं सबको यहाँ बिठा लो, ठीक है। बहुत सारी बातें बताऊंगी मैं आज। ये जो जितना चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स सब लोग जो खाते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये नहीं खाने वाली चीजें हैं, और ये क्यों नहीं खाना है, और इसमें क्या क्या डलता है ना, उसको देख के आपकी जो है ना आज आंखें खुल जाएंगी। जब भी कोई हम लोग शुगर, मतलब जिस एक ना एडिक्शन है शुगर, जिस तरह एक हम लोग ड्रग्स की बात करें, सिगरेट की बात करें, जिस तरह वो एडिक्शन है ना, शुगर भी हमारी बॉडी में एक एडिक्शन की तरह ही काम करती है। उस जिस जैसे हमें कोई मतलब कोई भी एडिक्शन होती है, तो एडिक्शन हमें हुई, हमें कुछ मन किया, अगर हमने वो चीज ले ली, हमारी बॉडी में से डोपामाइन हार्मोन रिलीज कर जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये शुगर भी वैसे ही होती है कि अगर हमारा मन कर पड़ा कि मुझे मीठा खाना है, अगर मीठा हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में से डोपामाइन रिलीज होता है, सेम वैसे ही काम करता है। लेकिन जब हम शुगर लेते हैं ना, तो सिर्फ डोपामाइन रिलीज नहीं होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी हमारी बॉडी में से रिलीज होता है जब हम लोग शुगर का इंटेक करते हैं। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं बाकी चीजों की तरह शुगर के साथ भी जो है हमारा एडिक्शन जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। एक रिसर्च हुई थी, उससे पता चला था, एक रैट रिसर्च हुई थी, क्योंकि इंसानों पे रिसर्च करने से पहले रैट रिसर्च करते हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली शुगर खाने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ रैट्स को एक तरफ शुगर वाटर रखा गया, एक तरफ नॉर्मल पानी रखा गया, ठीक है। उन्होंने नॉर्मल पानी, पहले नॉर्मल पानी पिया, फिर उसके बाद शुगर वाटर पिया, लेकिन नॉर्मल पानी से 3 से 4 गुना ज्यादा उन्होंने शुगर वाला पानी पिया। और जब उनको देखा कि ये तो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी पीने के बाद उनको उनमें कुछ चेंजेस फील किए गए, तो उनको पानी पीना, वो पानी देना बंद कर गए शुगर वाटर। लेकिन उसके बाद उनको क्या हुआ, कुछ बहुत सारा स्ट्रेस उनको होने लगा, एंजाइटी होने लगी, मतलब एंजाइटी वाली फीलिंग, मतलब कुछ ना कुछ खाने का मन करना, एवरी टाइम भूख भूख वाली फीलिंग आती थी उन रैट्स को। तो उसके बाद फिर उनको नॉर्मल वाटर दिया गया। फिर जब नॉर्मल वाटर दिया, नॉर्मल वाटर के बाद दोबारा जब है, मतलब शुगर वाटर दिया, सॉरी, तो उनको दोबारा बहुत कुछ उन्होंने खाना और भी शुरू कर दिया। मतलब पहले नॉर्मल पानी पी रहे थे, शुगर वाला पानी दिया, उसके बाद उनके बॉडी में चेंजेस देखे गए, फिर उनको नॉर्मल वाटर पे शिफ्ट किया गया। नॉर्मल वाटर पे जब शिफ्ट किया तो उसके बाद उन्होंने वो नॉर्मल वाटर पिया ही नहीं, वो कहते हमें शुगर वाला ही चाहिए, उन्होंने वो पानी नहीं पिया, फिर शुगर वाटर देना पड़ा। जब वो दिया तो उसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिले,
कि उन्होंने ओवर मतलब उनको हर टाइम जो भी वो खाते थे उससे कई गुना ज्यादा खाना शुरू कर दिया। मतलब शुगर का हमारी बॉडी में बहुत ही जबरदस्त एडिक्शन और फर्क आता है। जब भी हम लोग कोई भी हाई शुगर आइटम खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि चॉकलेट, मान लीजिए आप चॉकलेट खाते हैं तो आपकी टंग में स्वीट रिसेप्टर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करते हैं, जहाँ पे मतलब ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाते हैं, और उस टाइम पे हमारी मतलब डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है, इसलिए हम लोग रुक नहीं पाते। सेम हमारा चिप्स के साथ भी होता है, क्योंकि चिप्स में भी शुगर डली होती है। सेम चिप्स के, आप चिप्स का पैकेट में हाथ डालो, आप एक चिप्स खाने के बाद रुक ही नहीं सकते हो, आप बार 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 उस पर बिंजिंग करोगे करोगे, आप उसको खाते जाओगे। मतलब ब्रेन में ऐसी एक्टिवेशन हो जाती है जो कमांड करती है कि मतलब कुछ मीठा चाहिए बार बार, क्योंकि एडिक्शन हो गया है। मीठे के बिना कुछ सेलिब्रेशन ही नहीं लगता है हमें। डेजर्ट जो है हमें हमारी नेसेसिटी लगने लग जाती है हमें कि ये तो जान चाहिए चाहिए। तो जो शुगर है ना ये सिर्फ हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ये पेट तक भी पहुंचता है। तो जब में पेट में पहुंचता है तो ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है ये। उस टाइम पे ये ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडीज को, जब हम लोग एक्सेस मीठा खाते हैं ना, एक्सेस मीठा मतलब मैं अभी वो भी समझाऊंगी आपको, जब हम लोग इसको खाते हैं ना तो ये हमारे स्टमक में से जब इसका ब्रेकडाउन होता है, स्टमक इसका जब ब्रेकडाउन करता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में ये ना स्टोर हो जाता है। और ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए पैनक्रियाज में से एक हार्मोन निकलता है, सबको पता है बहुत अच्छे से, डॉक्टर संदीप सर ने आपको एजुकेट किया है हम सबको कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि उसको फिर स्टोर करता है। जब हम लोग तो एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं तो बॉडी सोचती है कि इसको कहाँ पे डालें, तो वो फैट की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। आपको पता है इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज लोग हैं, और 13 करोड़ से ज्यादा प्री डायबिटिक लोग जो है वो है। और उसका कहीं ना कहीं जो रीजन है ना बहुत बड़ा, वो ये एक्सेस कंजम्पशन ऑफ पैक्ड फूड, शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इसको लिख लेना, ठीक है? आप और अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना। आपको पता है एक छोटी सी बॉटल कोल्ड ड्रिंक में कितने ग्राम शुगर होता है? अगर मैं 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच 5 ग्राम का मैं लगाती हूँ, सॉरी हाँ 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम, कोल्ड ड्रिंक में 80 ग्राम शुगर होता है एक छोटी बॉटल में। ओरियो के एक बिस्किट में, एक बिस्किट के पैकेट में, मतलब ऐसा स्टडीज कहती है, मैंने खोल के नहीं देखा है, लेकिन इसका एडिक्शन फील आती है हमें, नहीं जरूरत होती है फालतू की शुगर की। तो जो ये जो चिप्स हैं इसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, ऐसे उसमें चीजें डाली होती है जो कि हमें बिंजिंग करवाती है। जब हम ज्यादा ज्यादा खाएं, हमने एक खाया 2 3 4, हम रुकते नहीं जब तक। और उसका जो क्रंच आता है उसको भी इसी तरह से तैयार किया गया, जब चिप्स को खाने पे जो क्रंच की आवाज आती है वो भी हमें एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। सो और जितना हम लोग ये, जितनी आजकल के टाइम पे हम लोग जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी आप देखोगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सबका वन ऑफ द मेन रीजन इज पैक्ड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। जितने हम मैकडी से बर्गर, ये मतलब जितने ये हम लोग टिक्कियां, फ्रोजन फूड बंद कर दो टोटल। अगर आपको अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, तो आपको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। फ्रोजन फूड, इनकी कितनी शेल्फ लाइफ होती है, और शेल्फ लाइफ किसी भी चीज की अगर शेल्फ लाइफ है ना, इट मीन्स उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप देखिए आज से 50 साल 100 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो अच्छी जिंदगी जीते थे, उनकी लाइफ हेल्दी थी। वो अभी भी मतलब हमारे घर के साथ आंटी आई, वो मतलब 70 साल की उम्र में वो इतना तेज चलते हैं और इतने राउंड्स देते हैं ना, मतलब सारा दिन वो बैठ ही नहीं सकते हैं। और एज कम्पेयर टू अगर हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें तो उनका मुझे लगता है कि आधा भी नहीं हम लोग जो है वो चल पाते, आधी एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सही डाइट ली है, राइट डाइट। और हमारी डाइट में क्या है? गलत चीजें। एक तो प्योरिटी नहीं है, वो तो हमें पता ही है, प्योरिटी नहीं है, ऊपर से हम खाते भी गलत है। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड फटोफट खत्म करेंगे, इसको समझेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत सारे लोगों का खाने का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको समझना आप, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल हमने समझा
कि लाइफस्टाइल चेंज करना है तो मेटाबॉलिज्म पे भी काम करना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जहां बॉडी के सेल्स जो भी हम लोग खाते हैं फूड, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारी बॉडी को हर काम को करने के लिए, चलना, सोना, सोचना, ग्रो करना, सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सारी फूड से मिलती है। और हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है विद द एज हमारे मसल मास, हमारी डाइट, हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है। बहुत सारे लोग जो है जो हेल्दी होते हैं वो बोलेंगे मेरे तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। वेट गेन होगा जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। ठीक है, आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो, मतलब आपका बीएमआर जो है वो कम है, आपकी बॉडी रेस्ट रेट पे भी कम एनर्जी जो है चला रही है। ठीक है, ऊपर से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आपने तरह तरह की डाइट करी है, आप तरह तरह की डाइटिंग करते हो, इस वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जिनका, और इसके रीजंस जैसे कि अभी बताया, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक और एज, नंबर ऑफ द फैक्टर्स हैं जो कि स्लो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्यूशन, हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा फेवरेट, लेखनीय महाकषाय, सबसे पहला प्रोडक्ट, और दूसरा है डिटॉक्स। ये दोनों प्रोडक्ट है ना, जो ये सब जो लेखनीय है उसका सबसे पहला और बड़ा काम जो है हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। आप कितनी भी डाइट्स कर लो, आप देखो बहुत सारे मैंने बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी कंपनी देखी है जो सिर्फ वेट लॉस पे काम करती है, सिर्फ वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म पे काम करे। वो आपको कैलोरी रिप्लेसमेंट मील्स जरूर दे देगी, मील रिप्लेसमेंट्स दे देगी आपको, लेकिन वो आपको मेटाबॉलिज्म पे काम करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेखनीय महाकषाय इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द महाकषाय जो कि सिंपली काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और जो डिटॉक्स है इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, जिसके रिजल्ट मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने लिए। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमें जो दोनों के दोनों हमें सुबह खाली पेट लेनी है। जैसे आपने सुबह स्टार्ट किया जब अपना डे, तो अपने डिटॉक्स लिया, ठीक है, और उसके बाद आपके थोड़े से 15 से 20 मिनट के गैप पे आप लेखनी है। ठीक है, सेम इवनिंग में ऐसे ही है, खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले आपने दोनों चीजें जो है 10-10 मिनट के गैप से आपने दो। प्रोलेक्स जो है वो आप, मैं मतलब ऐसा ही सजेस्ट कि आप इसको दिन में एक बार, कम से कम एक बार, इधर इन मिल्क इधर इन वाटर, आप इसको लीजिए। ठीक है, आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगा, 1 चम्मच रोज का। ठीक है, हो सके तो 1.5 से 2 लीजिए, नहीं तो कम से कम 1 चम्मच तो लेना ही लेना है, जो आपके बाकी के प्रोटीन सोर्सेज है उनके साथ साथ। ग्रीन टी वेरी मच इफेक्टिव, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब आज तक मैंने इतनी ग्रीन टी मतलब पी है ना, मतलब इसके जैसी ग्रीन टी कभी कहीं नहीं मिली। इसमें अश्वगंधा, सिनेमन मतलब दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, काला नमक, इन सबका एक्सट्रैक्ट डाला गया, अंगूर के बीज, इस सबका एक्सट्रैक्ट डाला गया है ग्रीन टी के साथ साथ। तो बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है फॉर बूस्टिंग द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और मोरिंगा टैबलेट इज फॉर योर न्यूट्रिशन का आपका बैलेंस करने के लिए, मोरिंगा टैबलेट इज दी बेस्ट। जो भी यूज कर रहे थे या है उनके पास इसका रिजल्ट है, और आपके वेट लॉस में भी ये साथ में हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है B12 है, B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी भी वेट लॉस को रोकती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। तो मोरिंगा टैबलेट जो है बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ जो है राइस ब्रेन ऑयल, जो कि वेट लॉस को प्रमोट करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसके चम्मच भर मतलब कड़छी भर के राइस ब्रेन पी लो, नहीं, लेकिन अदर ऑयल्स के कंपैरिजन में अगर आप राइस ब्रेन ऑयल लेते हो तो आपके वेट लॉस में ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये कम कंज्यूम होता है और इसमें ऐसे इसमें वो होते हैं, इसके अंदर खूबियां हैं जो कि वेट लॉस की तरफ लेके जाती है। तो बहुत ही बढ़िया ये जो है वेट लॉस में हेल्प करेंगे, ये जितने भी मैंने अभी प्रोडक्ट्स बोले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जल्दी से हम लोग 8:31 हो गए, ओवर करते हैं। डूज एंड डोंट ऑफ वेट मैनेजमेंट करना क्या है? अपना कैलोरी इंटेक का ध्यान रखिए, पोर्शन कंट्रोल करिए, ठीक है, लेबल्स पढ़िए,
आज से, अभी से सोच लीजिए, पहले उठ के ना पहला काम क्या करना आपने, अपने घर में कोई भी पैकेट है ना, बिस्किट का, चिप्स का, किसी भी चीज का पैकेट है ना, उसके ऊपर लेबल, उसका लेबल पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पे देखिए कितनी हिडन शुगर है, कितना, और वो इतने चालाक है ना, 200 ग्राम का पैकेट होगा, 500 ग्राम का पैकेट होगा, और कैलोरी लिख के देते हैं 100 ग्राम के हिसाब से कितनी कैलोरी है, 100 ग्राम के हिसाब से कितनी कैलोरी है, वो सारा लिखा होता है। रीड लेबल्स, पागल मत बनिए। ये जो है ना, मतलब बहुत सारा पागल बनाने पे हमें जोर दिया गया है, लेकिन अवेयरनेस है, यूज करिए, लोगों को अवेयर करिए। दिस इज आवर ड्यूटी, अगर हमें कुछ पता है तो हमें लोगों को बताना है। तो और क्या करना है हमें, हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। हेल्दी स्नैक्स में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश खाना इज हेल्दी। आप कोई भी पैकेट आइटम चाहे जितना मर्जी लेकर आओ, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, रेडी टू ईट, कुछ भी अगर आपको शेल्फ लाइफ के साथ मिल रहा है, इट मींस उसमें प्रिजर्वेटिव्स चले हैं, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू। करना क्या नहीं, हमें क्रैश डाइट नहीं करनी, जंक फूड नहीं लेना, मील्स नहीं स्किप करनी है, ठीक है। ये रेडीमेड स्मूदीज नहीं हमें लेनी है, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट्स अपने प्रॉपर रखने हैं, जितनी ये प्रोटीन बार, ग्रेनोला बार मिलती है, इसको नहीं ऐसे ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, अगर हमें वेट लॉस, हमने किसी को वेट लॉस हमें अपना करना है, किसी का करवाना है, तो उनको ये सारी चीजें बताइए, उनको बताइए कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वेट लॉस जो है वो एक जर्नी है, जो हमारी ये 5 महीने की जर्नी नहीं है, ये 50 साल जितनी आपकी जिंदगी है उतनी चलेगी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ ये सब कुछ फॉलो करिए, रूटीन अपना कंसिस्टेंसी से फॉलो करिए, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए वीकली, ठीक है। अपना मतलब हेल्दी हैबिट्स फॉलो करिए, ठीक है। आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना प्लान जो है आप चेक करिए, आपको किस तरह का प्लान सूट करा है, क्या खान पान सूट करा है, कितने टाइम पे क्या, मतलब ये सारी चीजें हमें खुद चेक करनी है, ठीक है। अदरवाइज एक हेल्थ कोच की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड। सेट रियलिस्टिक गोल, ठीक है, स्मॉल गोल रखिए, ठीक है। और ये आपके लाइफ, ये जो वेट लॉस प्रोसेस है उसको जो है अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये एक कोई ये नहीं है कि आपको ये 3 महीने करना है और उसके बाद नहीं करना है। आपको अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, आपको अपनी डाइट पे काम करना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। जब आप लाइफस्टाइल पे काम करोगे, तो यकीन मानिए, चाहे आपको जेनेटिकली क्यों ना ये प्रॉब्लम, तब भी आप पे रिजल्ट आए, तब भी रिजल्ट आए। तो चलिए यहीं पे हम लोग जो है आज के इस सेशन को ओवर करते हैं, और बहुत सारे लोगों को वेट लॉस के बारे में, ओबेसिटी के बारे में समझ आया होगा। तो मैं विश्वास रखूंगी इस बात में पूरी तरह से कि आपको समझ आया है, और आप आगे अपनी फैमिली को, अपने साथ नियर्स एंड डियर्स को इसके बारे में पूरा गाइड करेंगे। जितना आप उनको गाइड करेंगे, आप उतना ही, हम लोग कहीं ना कहीं ये समाज सुधारक का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं, दुख बहुत है दुनिया में, और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्योंकि मतलब लोगों को जो 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 एलोपैथिक में इतने इतने महीने दवाइयां खा के, इतने साल खा के आराम नहीं आया ना, हमारी ये जो वेदालेक्स की मेडिसिन है, उनको खाने से चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में उनको इतना, उनकी मतलब बॉडी जो है वो बीमारी से मतलब एकदम फ्री हो चुकी है। सो जबरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जबरदस्त हमारे पास प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ जबरदस्त प्लान है, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है उसका खूब यूज करिए, अपने प्रोस्पेक्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करवाइए, और फुल इसको यूटिलाइजेशन करके रिचनेस की तरफ कदम रखिए, ठीक है। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों गेन करने की अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दैट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।